में जो महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ताएं हो रही है, उस कड़ी में असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय उदित राज जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित करण महाराज जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे सह प्रभारी सम्मानित सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय प्रदीप टोटा जी, हमारे विधायक सम्मानित विक्रम सिंह रेड्डी जी, हमारे पूर्व विधायक सम्मानित जोशिन बुनसोला जी समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित है। राष्ट्रीय क्योंकि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जिन लोगों को देश की अलग अलग राजधानियों में भेजा गया है, हमारा सौभाग्य है उदित राज जी यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित है। मैं आदरणीय उदित राज जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय उदित राज जी। धन्यवाद महाराज जी, प्रोफेसर करण महाराज जी, आर्या जी, भूषण जी, नेगी जी, मेरे दोस्त पुराने दोस्त प्रदीप टोटा जी, जोशी जी, पत्रकार बंधुओं, नेशनल हेराल्ड का जो झूठा आरोप कांग्रेस के ऊपर लागू, कांग्रेस के ऊपर थोपा जा रहा है, हम वो चूक नहीं करेंगे जो G2 इस प्रकरण में हुआ था। कोयला घोटाले में हुआ था। दोनों जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय लगे थे, बीजेपी के समय में दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। उसी से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे भी ज्यादा झूठा है। नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के तहत इसमें कौमियता, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड 1937 में बना। नेहरू जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और भी नेता। इसके खिलाफ लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के साथ कौन था उस समय? आरएसएस, बीजेपी। अंग्रेजों ने इसको बंद किया, अब आरएसएस बीजेपी बंद कर। क्या संयोग है कि जो जब ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, आज वही अंग्रेजों का काम कर। मैं आईएएस ऑफिसर रहा, टेक्निकल पॉइंट भी जानता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ा ही, और कंपनी एक्ट की भी जानकारी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी और 2013 के पहले जब कंपनी एक्ट फिर इसमें अमेंड आया, सेक्शन 25 के तहत
रजिस्टर्ड, नॉन प्रॉफिटेबल। अब कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत यंग इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड, चैरिटेबल और ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती। मैं इस तरह से कहूंगा कि दोनों कंपनियां के बीच में न 1 रुपए का आदान प्रदान हुआ, न एक रत्ती जमीन का आदान प्रदान। किस आधार पर कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार है? नेशनल हाईवे बात जब चल नहीं पा रहा तो कांग्रेस ने उसको लोन दिया 90 करोड़। नेशनल हाईवे के 6 प्रॉपर्टीज हैं देश में, पटना, लखनऊ, पंचकुला, 3 जगह और है। समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं, एक ही प्रॉपर्टी है जो फ्री होल्ड है लखनऊ, बाकी प्रॉपर्टी लीज पे है और लीज की प्रॉपर्टी न बेची जा सकती न ट्रांसफर की जा सकती। और ये कह रहे 5000 करोड़ का तक घोटाला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही, मोदी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही 414 या 410 करोड़ का पूरा जमीन का वैल्यूएशन किया है। और जो जमीन 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले ले ली गई थी, 5,000 रुपए की, वो 100 करोड़ की हो सकती है, होती। तो न इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में मनी का जाना, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो करप्शन या अवैध रूप से जब वो कमाया जाए और फिर उसको लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तब मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाती है। इसमें लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। एक पैसे का प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, पहले थे श्याम पित्रोदा जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी। लोन जो 90 करोड़ दिया गया था कर्मचारियों का वेतन के लिए और उनका रिटायरमेंट बेनिफिट, बीआरएस, बिजली खर्च आदि के लिए दिया गया। अब जब एजीएल लोन नहीं चुका पा रही थी तो उसने इक्विटी शेयर में लोन चुका दिया। आज पूरा एनसीएलटी लगभग यही है। ये लाला रामदेव यहाँ पर एक रुचि सोया कंपनी को लिया, वो बड़े घाटे में थे, तो रुचि सोया का इक्विटी शेयर उन्होंने लिया। कितने उदाहरण मैं दे सकता हूं एनसीएलटी का, हजारों उदाहरण कि शेयर उसको जारी करना पड़ा 90 करोड़ के एवज में एजीएल को। लेकिन किस तरह का झूठ इन्होंने 12-13 में बोला G2 वाले में और कोयला वाले मामले में, वैसे ही झूठ फैला जो कि मियाद पूरी हो रही थी 365 दिन का। आनंद फानन में इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया, चार्जशीट में नाम राहुल जी का, सोनिया जी, जो कि इस देश के अंदर राहुल जी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। अधिवेशन बड़ा सफल हुआ। कांग्रेस पार्टी ने यह प्रतिज्ञा लिया है कि सबसे पहले इनको गुजरात से विदा करेंगे। तो घबरा करके इस तरह का इन्होंने झूठा आरोप लगाया, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो केस एक्यूज करता ही नहीं। 2025 अप्रैल से लेकर 30 तक वो बताएंगे मेहरा जी और निगरान लोग आगे विस्तार में।
कि संविधान बचाओ का क्या स्वरूप रहेगा, लेकिन हम नेशनल हेराल्ड पर यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं कि जो भी इन्होंने कहा सब का सब झूठ। और फिर मैं उससे पीछे से जोड़ना चाहता हूँ कि पीछे भी झूठ फैला करके सरकार को बदनाम किया था। अब हम वो ऐसा करने नहीं देंगे। झूठ पर ये सरकार बनी है। कई बार तो तकलीफ होता है जब कोई कहता है कि सत्य में जयते, हम लोग यकीन करते, सच जीतेगा यकीन करते। लेकिन यह भी एक पक्ष है कि झूठ बोलकर प्राइम मिनिस्टर भी बना जा सकता, जिसकी डिग्री झूठी, जिसका जन्मदिन झूठा, जिसका सब कुछ झूठा, वो भी एक पक्ष है। तो दुष्प्रचार और झूठ का बड़ा दम है, लेकिन सबके सामने हम खड़े हैं होंगे, हम इनके झूठ को आगे नहीं चलने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य बात बनी करती हूँ, जो सवाल जवाब है वो किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी आपने कांग्रेस के पास वकीलों की बहुत अच्छी खासी अटैची, क्या कारण है कि आप अदालत में इस मामले में बहुत सही स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? क्या अदालत से जो आपको इसमें राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? एक बात। दूसरी बात, और आप ही जानते हैं कि जब ये बात हो रही है कि 36% और 36% उन लोगों के इसमें हिस्सेदारी है जो देश की राजनीति के शिखर पुरुष माने जाते हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति में कोई नैतिकता भी बची हुई कि वो कहीं कोई वो जवाबदेही मांगती है किसी की? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कुछ इस दृष्टि से भी देखना है कि वो ऐसा उदाहरण पेश करे? आपके दो सवाल। अदालत में जाने का समय है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डाला और इलेक्शन कमीशन ने 2020 में खारिज कर दी। फिर ईडी में गए तो 2015 में इसी ईडी ने इस केस में वोट लगा दिया था, कोई दम नहीं। फिर उस ईडी के डायरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, फिर से केस री हो गया, यानी 2 बार खारिज हो चुका, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ईडी के द्वारा। तीसरी बात है, चार्जशीट जब जाएगी तभी तो अदालत में जाएंगे हम। अब चार्जशीट दाखिल हुई है, 25 तारीख को डेट है। तीसरी बात, जब इक्विटी शेयर में कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, हमारे वो सीनियर नेता लोगों की आस्था है, लेकिन मान लीजिए 36% शेयर उनको आया, तो एक का क्या उनको कोई मुनाफा हो रहा है, क्या हुआ है या हो रहा है या आगे होगा, तो कंपनी ही चैरिटेबल, चाहे 100% आपका इक्विटी शेयर है, आप व्यक्तिगत फायदा उससे ले ही नहीं सकते। मैं तीनों ऐप को जानता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि जितने 57 हमारे 50-60 हमारे प्रवक्ता पूरे देश में जा रहे होंगे, सभी को पूरा ज्ञान है, लेकिन एक मेरी अतिरिक्त नॉलेज है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस कंप्लीट करना आसान नहीं है। I was IAS officer. I know all these CPIs. ये नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और कांग्रेस का मैं नेशनल चेयरमैन हूँ तो पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। और मैं सत्य कर रहा हूँ किस तरह से G2 स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले का आरोप कांग्रेस को लगा करके कांग्रेस को बदनाम किया गया, उसी तरीके से बदनाम किया जा रहा है।
आपका सवाल हो गया। और कोई सवाल? एक फाइनल मैच करो यार, इसी को लेके ठीक है। हाँ शॉर्ट मामले को लेकर आप लोग जो है कोई दृष्टि कर रहे हैं क्या कुछ? देखिए, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के दिवालियापन और झूठेपन का भंडाफोड़ है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 1936-37 में बनी कंपनी है और ये कंपनी एक्ट 25 के तहत रजिस्टर्ड और नॉन प्रॉफिटेबल है। इससे पैसा कोई न निकाल सकता, कमा नहीं सकता। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनती है, वो भी सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में, उसका भी स्वरूप यही होता है, इससे न कोई बेनिफिट ले सकता है और वो मान लेता है। उदाहरण देता हूँ, 1000 करोड़ का टेम्पल का पैसा है या कोई एनजीओ है और उसका कोई चेयरमैन है, तब तो सारे एनजीओ करप्ट हो जाएंगे। जितने एनजीओ हैं देश को सबको भ्रष्ट बना दो। जब चेयरमैन या सेक्रेटरी एनजीओ से पैसा ले ही नहीं सकता, इस कंपनी से कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता, तो चाहे उसका शेयर कम हो या ज्यादा हो, राहुल का शेयर कम हो या ज्यादा हो, प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं, कोई उनको बेनिफिट हो रहा ही नहीं है, तो कहां से भ्रष्टाचार है? 5000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगा रहे। इनकम टैक्स भी 410 करोड़ का पूरा संपत्ति का मूल्यांकन करता है और उन समय की संपत्ति आकलन की गई है जब ये संपत्ति, जब ये कौड़ियों के भाव पर जमीनें उपलब्ध हुआ करती थी, शहरीकरण नहीं हुआ। उस समय तो जमीनें ऐसी पड़ी नहीं और वो भी लीज पर है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ये जो 413 करोड़ है, 414 है, 413 करोड़ इनकम टैक्स है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी क्या क्या पैमाना? 140 वर्ष की कांग्रेस पार्टी 2 महीने पहले इसके हेडक्वार्टर का उद्घाटन होता। भारतीय जनता पार्टी 2014 में इसके पास में कार्यालय नहीं था, 11 अशोक रोड से चल रहा था। आज दीनदयाल उपाध्याय ने 2 5 सितारा जैसा महल खड़े हैं, कार्यालय खड़े हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। कहते हैं 150 करोड़ का ही आरएसएस का हेडक्वार्टर झंडेवाला में बना है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कराया तो 400-500 करोड़ का होगा। 500-600 लगभग 600 बीजेपी के ऑफिसेस पूरे देश में खड़े हो गए। 1 लाख करोड़ की संपत्ति हो सकती है, 50,000 करोड़ की संपत्ति हो, ये कहां से लूटा है? ये सवाल मीडिया नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो पार्टी 140 साल के अपना हेडक्वार्टर नहीं बना पाई, भाई 11 साल में आपने पूरे देश में आपने 5 सितारा 600-700 आपने कार्यालय खड़े कर दिए। भ्रष्ट कौन हुआ? बीजेपी से ज्यादा कोई भ्रष्ट हो सकता है?